हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द टेक्निकल बेरोजगार। गाइस मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि बेसिकली हम अपने चैनल पर करने क्या जा रहे हैं। हम लोग गूगल क्लाउड से रिलेटेड जितने भी क्वेस्ट वगैरह हैं, जितने भी चैलेंजेस लैब वगैरह और जो भी लैब्स हैं, उन सबको बेसिकली सॉल्व करेंगे। उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसको ग्रैब करेंगे। देखो आजकल होता क्या है कि सबको बेसिकली लैब्स कंप्लीट कर देते हैं, बट उनके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है उसे छोड़ देते हैं। बट गूगल ने ये प्रोग्राम वगैरह अगर गूगल रखता है तो वो उसके पीछे का रीजन ही ये होता है कि वो बेसिकली चाहता है कि आप लोगों को थ्योरेटिकल पोर्शन के साथ साथ प्रैक्टिकल पोर्शन की नॉलेज मिले। सो बस लैब कंप्लीट करने के पीछे नहीं भागना, आपको उसका कॉन्सेप्ट भी समझना है। तो बेसिकली इस चैनल पर आपको सारे कॉन्सेप्ट, जो भी लैब उठाई जाएगी उसके पीछे का सारा कॉन्सेप्ट, सारे थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट किया जाएगा। कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लोड बैलेंसर है, तो उसका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा उसको समझना पड़ता है नेटवर्किंग के टर्म वगैरह में भी, ठीक है। तो अगर हम लोड बैलेंसर को उठा रहे हैं तो लोड बैलेंसर्स क्या है, वो कितने टाइप के होते हैं, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कैसे वर्क करता है, किस किस कंडीशंस में क्या क्या, मतलब कैसे बिहेव करता है, इन सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। देन आप जा सकते हो प्रैक्टिकल पोर्शन पे और प्रैक्टिकली लैब्स को कंप्लीट कर सकते हो। अब जब लैब कर रहे होते हो तो उस समय भी आपको कंसोल को, जो क्लाउड कंसोल आता है, उसको अच्छे तरीके से समझना पड़ता है। एंड देन आपको कमांड्स को भी समझना पड़ता है कि जो आप कमांड डाल रहे हो क्यों डाल रहे हो। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं तो एक GSUtil MB करके एक कमांड होता है, उसका मतलब होता है गूगल स्टोरेज यूटिलाइजेशन, जो कि बेसिकली एक पाइथन का टूल है जो क्लाउड कंसोल में अवेलेबल है। और इसका यूज किया जाता है बेसिकली गूगल में जो स्टोरेज फंक्शनैलिटी दी रखी है गूगल ने, जो स्टोरेज सर्विस है, उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। बट हम लोग बेसिकली, आप लोग देखोगे तो नॉर्मल यूजर्स क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेंगे कि GSUtil लिखा हुआ है तो है। बट हमें क्या करना है, उसके कॉन्सेप्ट्स को समझना है। देन आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली लोड बैलेंसर से रिलेटेड है। जो गूगल क्लाउड इसेंशियल क्वेस्ट है, उसका जो फिफ्थ लैब है, लोड बैलेंसर नेटवर्क एंड HTTP लोड बैलेंसर, उस टॉपिक को मैंने थ्योरेटिकली एंड देन प्रैक्टिकली दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। लैब भी कंप्लीट कर रखी है, जिससे आपको और अच्छा आइडिया लग जाएगा। ओके गाइस, तो अपने टॉपिक पर मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट वी विल कंप्लीट द थ्योरेटिकल पोर्शन। तो गाइज अभी हम अपना जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे कंप्लीट करते हैं। देखो लोड बैलेंसर को समझने से पहले ना मैं एक चीज़ तुम्हें बोलता हूँ। मैं तुम्हें एक सिनेरियो देता हूँ, उस सिनेरियो को इमेजिन करो बस। सिनेरियो क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब ई कॉमर्स वेबसाइट है और मान लो तुम्हारे पास स्टार्टिंग में बहुत कम यूजर्स थे, यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, यूज़र 4, बहुत कम यूजर्स थे। कंटिन्यूसली जो ट्रैफिक आ रहा था तुम्हारे पास, वो जो तुम्हारा बैकएंड था वो उसे हैंडल कर रहा था। बैकएंड इन द सेंस कि जो तुम्हारा सर्वर था वो उसे हैंडल कर पा रहा था, 2-4 यूजर्स को हैंडल कर ले रहा था। अब जरा इमेजिन करो, फ्लिपकार्ट जैसी कोई बड़ी कंपनी है, ठीक है, बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, या अमेजॉन जैसी कोई बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब क्या हो रहा है, उसके पास बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं। तो जब बहुत सारे यूजर्स आ रहे हैं यानी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अब तुम्हारे माइंड में क्या आएगा, यार ट्रैफिक बढ़ रहा है तो एक काम करो ना, बहुत सारे सर्वर्स लगा दो। सर्वर 1 लगा दिया, सर्वर 2, सर्वर 3, बहुत सारे ट्रैफिक को मैनेज कर लेंगे। अब ये यूज़र भेजेगा इस सर्वर के पास, ये यूज़र जाएगा इस सर्वर के पास। बट अब एक यहाँ पर ना एक इशू आता है। वो इशू ये आता है कि मान लो अभी इसको छोड़ देना, अभी ये जो मैंने लिखा है इसे भूल जाओ। अभी मान लो यूजर्स डायरेक्ट सर्वर से कनेक्टेड है। बट अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा तो इस सर्वर के पास गया, इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा इस सर्वर के पास गया। बट एट एक टाइम मान लो कि इस यूज़र ने जब रिक्वेस्ट भेजा था तो ये सर्वर बिजी था, तो अब इसका रिक्वेस्ट कहाँ जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मीन्स मैनेज कौन करेगा कि यूजर से आने वाला रिक्वेस्ट मल्टीपल सर्वर्स में से किस सर्वर्स के पास जाना चाहिए। यानी बहुत सारा लोड आ रहा है तो उस लोड को मैं कहाँ भेजूँ कि वो बैलेंस हो जाए। तो समझ रहे हो ना, उस टर्म से ही समझ में आता है कि वहाँ पर मुझे किसकी नीड है, लोड बैलेंसर की नीड है। लोड बैलेंसर क्या करेगा, अगर इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, इस यूज़र ने भी रिक्वेस्ट भेजा, इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, इस यूज़र ने रिक्वेस्ट भेजा, बहुत सारे यूजर्स का मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आ रहे हैं, तो ये लोड बैलेंसर क्या करेगा, देखेगा कि इनमें से कौन सा सर्वर जो है वो फ्री है और कौन सा सर्वर की जो हेल्थ है वो सही है। तो उनको ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट को सेंड कर देगा। और एक चीज़ और याद रखना, लोड बैलेंसर का एक सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है लेटेंसी को मैनेज करना। लेटेंसी इन द सेंस क्या, कि जो हमारा सर्विस होना चाहिए बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए, स्लो नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि ये जो बंदा था, ये मान लो US ईस्ट के रीजन में था, ये जो बंदा था मान लो ये US वेस्ट के रीजन में था, ये भी US वेस्ट के रीजन में था। तो जब इसकी रिक्वेस्ट आएगी US ईस्ट से, तो ये लोड बैलेंसर देखेगा कि इन तीनों सर्वर में से कौन सा सर्वर जो है वो US ईस्ट में है। तो मान लो सर्वर 2 US ईस्ट में था, तो ये इसके रिक्वेस्ट को कहाँ सेंड कर देगा, सर्वर 2 पे। यानी जो जिस रीजन में है, तो लोड बैलेंसर ट्राई करता है कि उसके सबसे पास के रीजन में ही उस रिक्वेस्ट को भेजा जाए। मीन्स अगर तुम मुंबई में हो तो तुम्हारा रिक्वेस्ट अगर रीजनली देखूंगा तो मैं क्या चाहूँगा कि भाई इंडिया के अंदर ही वो रिक्वेस्ट आए।
मतलब इंडिया के अंदर का जो बैकएंड सर्वर है वही उसे मैनेज करे। मैं तुम्हारे रिक्वेस्ट को अमेरिका नहीं भेजूंगा, यूएस नहीं भेजूंगा कि यूएस में मेरी कंपनी का जो बैकएंड सर्वर पड़ा हुआ है वो उसको मैनेज करे, क्योंकि फिर उससे लेटेंसी आएगी। जैसे तुम लोग वीपीएन वगैरह यूज़ करते हो तो वहाँ पर लेटेंसी आता है, तुम्हें दिखता है ना बहुत स्लो तुम्हें रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो उसका रीज़न यही होता है कि अब वो सर्वर तो किसी और कंट्री किसी और रीजन में, तो वहाँ से रिस्पॉन्स आने में टाइम लगेगा। बट लोड बैलेंसर अगर रहता है तो लोड बैलेंसर इस चीज़ को मैनेज कर रहा होता है। ठीक है, तो हमारा अभी लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ। तो अभी हमने अपना लोड बैलेंसर देख लिया क्या होता है, लोड बैलेंसर के क्या फ़ायदे हैं, क्या बेनिफिट्स है, और कौन कौन से लोड बैलेंसर्स होते हैं, कितना टाइप के, वो भी देखा। बट अब समझते थोड़ा डीपली। जैसे ग्लोबल लोड बैलेंसर, सबसे पहला लोड बैलेंसर हमारा जो हमें समझना है। तो ग्लोबल लोड बैलेंसर का मतलब वो है ऐसा लोड बैलेंसर जो ग्लोबली आने वाले रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं से भी किसी भी रीजन से हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है और हम उसको क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं वो देखते हैं। कि मान लो कैलिफोर्निया से एक रिक्वेस्ट आई, ठीक है, तो लोड बैलेंसर हमारा ग्लोबली लोड बैलेंसर है, कहीं से भी आने वाली रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सेप्ट किया इसने, बोला कि देखता हूँ कैलिफोर्निया कौन से रीजन में पड़ रहा है, या फिर ऐसा कौन सा रीजन है जो कैलिफोर्निया के सबसे ज्यादा पास है और वहां पर इसका बैकएंड है, इसका बैकएंड होना जरूरी है, तभी ये उस रिक्वेस्ट को वहां भेजेगा। तो इसने देखा कि अरे यार कैलिफोर्निया के जो सबसे पास का रीजन है वो यूएस ईस्ट है, तो इसने क्या किया, इसने अपने रिक्वेस्ट को कहां सेंड कर दिया, यूएस ईस्ट। उसी तरीके से मान लो एक इंडिया के चेन्नई से रिक्वेस्ट आई थी, चेन्नई से रिक्वेस्ट आई, इसने बोला अच्छा मेरे को चेन्नई से एक रिक्वेस्ट आई है, वो rajApp.com को एक्सेस करना चाहता है। इसने बोला अच्छा चेन्नई से रिक्वेस्ट आई है ना, इसको रिस्पॉन्स देना है, यानी सर्वर के पास पहुंचाना है इसके रिक्वेस्ट को। तो इसने क्या देखा कि चेन्नई का जो रीजन है वो कौन सा रीजन है जहां पर उसका बैकएंड डिप्लॉयड है। तो मान लो कि तुम्हारा इंडिया के साउथ इंडिया में इसका बैकएंड डिप्लॉयड है, मान लो साउथ इंडिया में इसके सर्वर्स हैं मेरी कंपनी के, या फिर मान लो गूगल क्लाउड का सर्वर है और वहां पर मैंने अपना बैकएंड डिप्लॉय कर रखा है साउथ इंडिया में। तो अब यहाँ पर चेन्नई से किसी ने रिक्वेस्ट मारी, ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट इस तक गई। लोड बैलेंसर ने देखा कि भाई चेन्नई से रिक्वेस्ट आ रखी है, चलो मैं अभी से सबसे पास के रीजन में पहुंचाता हूँ। तो इसका जो सबसे पास का रीजन पड़ रहा था वो साउथ इंडिया पड़ रहा था, तो साउथ इंडिया में पहुंचा दिया। साउथ इंडिया में जो बैकएंड था उसने उसे रिजॉल्व करके उस यूजर को भेज दिया। अब एक चीज और याद रखना कि जब हम रिजॉल्व करते हैं तो इसमें ना ये ऐसा जाता है, डायरेक्ट सर्वर रिजॉल्व, डायरेक्ट सर्वर रिस्पॉन्स होता है, डीएसआर होता है इसमें, ठीक है, डायरेक्ट सर्वर रिस्पॉन्स। यानी कि जो रिस्पॉन्स होता है वो सर्वर से लोड बैलेंसर पे नहीं जाता, सर्वर से सीधा का सीधा यूजर पर पहुंच जाता है। ठीक है, ये सबसे अच्छी चीज है, ठीक है, कि फिर लोड बैलेंसर को कुछ इसमें पंगा लेना ही नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पर रिक्वेस्ट आई लोड बैलेंसर के थ्रू, इसने रिजॉल्व किया और उसने डायरेक्ट भेज दिया हमारे यूजर के पास। ठीक है, तो एक चीज जो हमें ध्यान रखनी है ग्लोबल लोड बैलेंसर में, ये वो ये कि बैकएंड एंड पॉइंट्स जो होगा, बैकएंड एंड पॉइंट्स इन द सेंस कि बैकएंड में जो हमारे सर्वर्स होंगे वो हमेशा रीजन में डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है तो हम रीजन बेस्ड डिप्लॉयमेंट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने रीजनल लोड बैलेंसर में। रीजनल लोड बैलेंसर इन द सेंस क्या, मान लो कि मान लो साउथ इंडिया ही है, ठीक है, साउथ इंडिया ही है। अब मैं कहता हूं कि साउथ इंडिया के अंदर कुछ अलग अलग पार्ट्स है ना। मान लो कोई जगह का नाम, मान लो जगह ए बी और सी, ये तीन जगह है, इनको मैंने बोल दिया कि ये जोन है, ये साउथ इंडिया के अंदर आते हैं। ए बी सी ये तीनों किसके अंदर आते हैं, साउथ इंडिया के अंदर आते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ इन्हीं 3 जोन्स में अपनी सर्विस प्रोवाइड करूं और कहीं नहीं देना चाहता। मान लो मैं एक ऐप डेवलपर हूं, मैंने अपना एप्लीकेशन बनाया और अभी मेरी जो सर्विस है, ई कॉमर्स वेबसाइट की जो सर्विस है, वो अभी सिर्फ मैं साउथ इंडिया के ए बी सी जगहों पर ही देना चाहता हूं। तो मैं अब क्या करूंगा, रीजनल लोड बैलेंसर का यूज करूंगा। ठीक है, रीजनल लोड बैलेंसर क्या करेगा, इस रीजन में, साउथ इंडिया के रीजन में आने वाले सारे लोड्स को इन जोन्स में ट्रांसफर कर देगा, ए बी सी जोन्स में ट्रांसफर करेगा। अब ये देखेगा कि रिक्वेस्ट ए जोन से आई है, बी जोन से आई है, सी जोन से आई है। जिस जोन के पास से रिक्वेस्ट आएगी, रिस्पॉन्स वो जो रिक्वेस्ट होगी, लोड बैलेंसर उसी के पास वाले बैकएंड को भेजेगा। मान लो मैंने बोला कि भाई जोन ए से एक बंदे ने रिक्वेस्ट भेजी है और जोन ए मान लो पौंडीचेरी था। ठीक है, मान लो पौंडीचेरी से एक रिक्वेस्ट आया है, पौंडीचेरी से एक रिक्वेस्ट आया, तो अब क्या हुआ, इसने देखा यूजर था वो मान लो पौंडीचेरी में था। ठीक है, पौंडीचेरी में, मान लो पौंडीचेरी में, तो यूजर था पौंडीचेरी से एक रिक्वेस्ट आई। इस लोड बैलेंसर ने देखा अच्छा मुझे पौंडीचेरी से एक रिक्वेस्ट आई है, इसने बोला ठीक है अब एक काम करता हूं, मैं देखता हूं कि पौंडीचेरी कौन से जोन में पड़ रहा है। तो उसने देखा कि पौंडीचेरी जोन ए में पड़ रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया, इस रिक्वेस्ट को जोन ए में भेज दिया। जोन ए में जो बैकएंड था उसने उसे मैनेज कर लिया और रिस्पॉन्स फिर डायरेक्ट हमारे यूजर को भेज दिया। इसमें भी डीएसआर होता है, डायरेक्ट सर्वर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये हमारा रीजनल और जो तुम्हारा ग्लोबल लोड बैलेंसर है वो दोनों क्लियर होता है। अब आगे का देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर और
इंटरनल लोड बैलेंसर। देखो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का मतलब क्या है वो समझो। जब तुम्हारा जो ट्रैफिक होता है, यानी जो तुम्हारा क्लाउड का सेंटर है, मान लो वहां पर तुम्हारे कुछ वर्चुअल मशीन है, तुम्हारा बैकएंड सर्वर है, उस पर जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है, इंटरनेट से आ रहा है, यानी बाहर से आ रहा है। ठीक है, कोई भी पब्लिक, कोई नॉर्मल यूजर अपना रिक्वेस्ट भेज रहा है, यानी इंटरनेट से तुम्हारे पास जब रिक्वेस्ट आती है तो तुम कौन सा लोड बैलेंसर यूज करते हो, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर। ठीक है, ध्यान रखना। इंटरनल लोड बैलेंसर कब यूज करते हैं, मान लो तुम्हारा वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है, तुमने वीपीसी यूज किया है और अभी तुमने क्या किया, कुछ प्राइवेट डेटा है, तुम नहीं चाहते कि पब्लिकली कोई उसे एक्सेस करे, बस तुम्हारे जो कंपनी के यूजर्स है सिर्फ उन्हीं के पास ये डेटा रहे, वही वही से मैनेज कर सके, तो तुम क्या करते हो, वीपीसी यूज करते हो, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बनाते हो। ठीक है, इसके अंदर जो लैपटॉप्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होंगे, बस इंटरनेट से कोई उन्हें एक्सेस नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अभी भी मान लो बहुत सारी रिक्वेस्ट इनके पास भी जा रही है, तो उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, तो वहां पर जो लोड बैलेंसर यूज होता है वो होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। तो इंटरनल लोड बैलेंसर में ट्रैफिक कहां से आता है, इनसाइड द क्लाउड नेटवर्क, क्लाउड के ही नेटवर्क से ट्रैफिक आ रहा होता है, कोई से भी रिसोर्स से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, क्लाउड फंक्शन स्टोरेज कहीं से भी रिसोर्स से ट्रैफिक आ सकता है बेसिकली। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा एक्सटर्नल लोड बैलेंसर को और ज्यादा इलेबोरेट करते हैं। देखो एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के अंदर ही ग्लोबल लोड बैलेंसर आता है। ठीक है, जो ग्लोबल रीजन्स वगैरह हमने अभी पढ़ा है ग्लोबली, वो सारा का सारा किसके अंदर आता है, एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के अंदर आता है, और हमारा रीजनल भी इसी के अंदर आता है। ठीक है, इंटरनल के अंदर भी आता है, वो भी देखेंगे बाद में, बट अभी ये देखते हैं। तो ग्लोबल के अंदर जो होता है, ये देखो ये नेटवर्क बेस्ड, ये सॉरी ट्रैफिक बेस्ड होते हैं। मैंने अभी बताया था कि हमारे पास ट्रैफिक बेस्ड लोड बैलेंसर्स होते हैं। तो टीसीपी यूडीपी, टीसीपी प्रॉक्सी, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एसएसएल ऑफलोड, ये सारे होते हैं हमारे पास लोड बैलेंसर्स। तो उन्हीं में से जो कुछ लोड बैलेंसर लाइक एचटीटीपी और एचटीटीपीएस लोड बैलेंसर, टीसीपी प्रॉक्सी लोड बैलेंसर और एसएसएल प्रॉक्सी लोड बैलेंसर, ये भी लोड बैलेंसर्स के ही कुछ टाइप हैं। तो एचटीटीपीएस लोड बैलेंसर है तो एचटीटीपी और एचटीटीपीएस टाइप का ट्रैफिक आएगा। अगर टीसीपी प्रॉक्सी है, टीसीपी प्रॉक्सी याद रखना, टीसीपी यूडीपी नहीं बोला, टीसीपी प्रॉक्सी बोला, तो टीसीपी ट्रैफिक आएगा, लेकिन कौन से पोर्ट नहीं होने चाहिए, 80 और 80 पोर्ट नहीं होगा वहां पर। ठीक है, और अगर एसएसएल प्रॉक्सी है तो एसएसएल बेस्ड ट्रैफिक आएगा तुम्हारे पास, लेकिन वहां पर 80 और 80 पोर्ट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज याद रखना है, आगे काम आएंगी जब वीपीसी से या नेटवर्किंग से रिलेटेड हम चीजें करेंगे। रीजनल में हमेशा एक चीज याद रखना कि नेटवर्क लोड बैलेंसर ही आता है इसके अंदर। कौन सा आता है, नेटवर्क लोड बैलेंसर, और नेटवर्क में भी कौन सा नेटवर्क, टीसीपी और यूडीपी। ठीक है, ये रीजनल के अंदर आते हैं। ठीक है, और याद रखना इसके अंदर जो एक हेल्थ चेक होता है वो होता है लेगेसी हेल्थ चेक, मैं इसके बारे में बताऊंगा। एक लेगेसी हेल्थ चेक होता है और एक नॉर्मल हेल्थ चेक होता है। नॉर्मल हेल्थ, देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेगेसी हेल्थ चेक और नॉर्मल जो हेल्थ चेक होता है उसमें डिफरेंस क्या है, इनका सारा डिफरेंस आता है पोर्ट, प्रोटोकॉल, पोर्ट रेंज, है ना, नेटवर्क टाइप, इन्हीं सब के बेस पर डिफरेंस होता है। ठीक है, तो जो लेगेसी हेल्थ चेक है ये उन पोर्ट, प्रोटोकॉल और पोर्ट रेंज वगैरह को यूज करता है जो नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए सुटेबल है। और जो नॉन एचटीटीपी हेल्थ चेक है, नॉन लेगेसी हेल्थ चेक है, सॉरी नॉन लेगेसी हेल्थ चेक है, वो तुम्हारे ऐसे पोर्ट, प्रोटोकॉल वगैरह को यूज करता है जो इन तीनों के लिए सुटेबल है। ठीक है, तो ये बेसिकली आगे का है। और हेल्थ चेक ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं है। हेल्थ चेक का मतलब क्या होता है, देखो जब भी तुम अपने बैकएंड के पास रिक्वेस्ट भेज रहे होते हो ना, जब भी तुम अपने बैकएंड के पास रिक्वेस्ट भेजते हो तो तुम्हारा जो लोड बैलेंसर है ना, वो ये देखता है कि जो मेरा बैकएंड में मान लो वर्चुअल मशीन 1 या फिर मान लो सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, अगर मैं सर्वर 2 पर रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, ये जो सर्वर 2 है इसकी हेल्थ कैसी है, हेल्थ कैसी है का मतलब ये ले तो सकता है ना, उस रिक्वेस्ट को झेल जाएगा ना, टाइम आउट तो नहीं कर देगा ना, फेल तो नहीं कर देगा ना रिक्वेस्ट को, यही चीज देखता है तुम्हारा हेल्थ चेक। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि जो लोड बैलेंसर होता है उसके अंदर बेसिकली दो चीजें आती हैं हमेशा, याद रखना क्या आएगा, एक तो फॉरवर्डिंग रूल्स आएगा। ठीक है, ये एज अ फ्रंट एंड वर्क करता है, और दूसरा जो चीज आएगा तुम्हारा फॉरवर्डिंग रूल्स के बाद वो आएगा हेल्थ चेक। ये मेनली तुम्हें देखने को मिलेगा लोड बैलेंसर के अंदर। ठीक है, अभी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत वास्ट कॉन्सेप्ट है, अभी तो बहुत कम चीजें कवर हुई है। ठीक है, तो गाइज अभी हमने अपना थ्योरेटिकल पोर्शन जो था वो सारा समझ लिया है, नेटवर्क लोड बैलेंसर वगैरह के बारे में। अभी ये जो हमारा टास्क है, ये जो हमारी लैब है यानी कि जो प्रैक्टिकल लैब है, इसमें हमें दो ही लोड बैलेंसर पढ़ना है। फर्स्ट वन इज द नेटवर्क लोड बैलेंसर एंड द सेकंड वन इज द एचटीटीपी लोड बैलेंसर। नेटवर्क लोड बैलेंसर जो होता है वो रीजन के अंदर आता है बेसिकली, और एचटीटीपी लोड बैलेंसर जो होता है वो हमारा ग्लोबली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं सारे लैब्स के एक एक टास्क को हम समझेंगे, देन उन्हें परफॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट उठाया कॉपी पेस्ट एंड वो कर दिया, कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है हमारे। ठीक है, तो ये तो सेटअप वगैरह है, अगर आप लोग न्यू हो तो आप लोगों को पता होना चाहिए लैब वगैरह को स्टार्ट किस तरीके से करते हैं। पहले की लैब्स आप लोग सॉल्व करना, अगर कोई इशू आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, मैं उससे में भी आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अभी बेसिकली हम अपने लैब को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लैब पर मैंने क्लिक किया, तो मैं अपना कैप्चा कंप्लीट करता हूँ।
आप लोगों को बेसिकली सब्सक्रिप्शन मिल रखा होगा, 1 मंथ सब्सक्रिप्शन मिल रखा होगा, तो आप अपना सब्सक्रिप्शन यूज़ करो। आप 1 मंथ तक कितने भी बार किसी भी लैब को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, जब तक आप फैसिलिटेटर हो। अभी कंसोल ओपन करता हूँ मैं अपना, जो भी हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड है हम अपना वो यूज़ करते हैं, एंड देन यूज़र, और जो भी पासवर्ड है उसे कॉपी कर लेता हूँ, एक्सेप्ट कर लेता हूँ जो भी हमारी गूगल की पॉलिसी है। ये बेसिकली मैं जो गूगल का कंसोल है उसे एक्सेस करने के लिए कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने इसे नहीं देखा, पहले आप लोगों ने नहीं ट्राई किया, बिल्कुल न्यू हो, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया देते चलता हूँ, ठीक है। अभी हमारा जो कंसोल है वो हमारे सामने ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। अभी बहुत लोगों को इस कॉन्सेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी लोड बैलेंसर का, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम किया था तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई थी, बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से जा रहा था। बट अभी हम लोग सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, इलैबोरेट कर लेंगे कौन सी चीज़ क्या काम करती है बेसिकली, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हमारा सबसे पहला काम क्या है, सेट द डिफॉल्ट रीजन एंड जोन फॉर ऑल रिसोर्सेज। देखो मैं एक बार काम करता हूँ, टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लेता हूँ एक, ताकि मैं थोड़ा सा लिख लिख करके ही बता सकूँ। देखो बेसिकली अभी हमारा जो पहला टास्क है वो है हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर, ठीक है। और नेटवर्क लोड बैलेंसर जो होता है वो रीजन के अंदर आता है, बेसिकली रीजन बेस्ड होता है, रीजन के अंदर काम कर रहा होता है एक, ठीक है। यानी इसका जो बैकएंड होगा वो कहाँ पर होगा, जोन्स के अंदर होगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा नेटवर्क लोड बैलेंसर का, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें थ्योरी में समझा रखी है आप लोगों को। वेल अभी अब देखते हैं हम नेटवर्क लोड बैलेंसर के बारे में। हमारा नेटवर्क लोड बैलेंसर बेसिकली किस तरीके के ट्रैफिक को मैनेज करता है, किस तरीके के ट्रैफिक होता है, टीसीपी, और आप आई होप कि आप लोगों को नेटवर्किंग के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। टीसीपी एंड यूडीपी टाइप जो ट्रैफिक आता है हमारा, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग बेसिकली नेटवर्क लोड बैलेंसर का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले रीजन बेस्ड एक लोड बैलेंसर यूज़ करेंगे जो कि एक्सटर्नल रीजन बेस्ड लोड बैलेंसर होगा। और जो सेकेंड यूज़ करेंगे वो बेसिकली आप लोग देख सकते हो HTTP लोड बैलेंसर भी क्रिएट करना है, जो कि एक एक्सटर्नल टाइप लोड बैलेंसर ही है, बट ये ग्लोबली बेस्ड है, ठीक है, ग्लोबली एक्सेसिबल है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, रीजन, देखो मैंने बताया कि रीजन बेस्ड कर रहे हैं, तो अभी हम लोग अपना रीजन सेट करेंगे। तो उसको सेट करने के लिए ये हमारे कमांड्स है, आते हैं हम अपना सेट कर लेते हैं। देखो बिल्कुल वही रीजन और जोन आपको सेट करना है जो इसमें क्या रखा है, अदरवाइज जो आपके टास्क है वो कंप्लीट नहीं होंगे, मार्क्स काउंट नहीं होंगे, पॉइंट्स काउंट नहीं होंगे, और आप लोग एक्सेस नहीं कर पाओगे। ये गूगल का कॉन्सोल है, क्लाउड सेल है बेसिकली। इसमें क्या होता है वो भी बता देता हूँ। ये भी बेसिकली एक वर्चुअल मशीन की तरह, ये देखो यहाँ पे आ भी रहा है साइन, ठीक है, वर्चुअल मशीन की तरह। ये 5 GB का इसमें डिस्क स्टोरेज होता है, ठीक है। और सारे के सारे जितने भी डेवलपमेंट टूल्स हैं वो सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आप बेसिकली जैसे रेपोजिटरी से आप लोग गिट क्लोन करते हो ना, गिट की रेपोजिटरी से क्लोन वगैरह करते हो टूल्स वगैरह को, उस तरीके से इसमें भी आप लोग क्लोन कर सकते हो टूल्स वगैरह को और यूज़ कर सकते हो। तो वो जो हाई लेवल पर डेवलपर्स है वो यूज़ कर रहे होते हैं बेसिकली। अभी हमें उतनी नीड नहीं है, अभी हमारा नॉर्मल काम है तो नॉर्मल काम करते हैं। तो देखो कॉपी पेस्ट मत करना, तुम लोग ट्राई करना इन कमांड्स को। मैंने इन कमांड्स को बहुत बार ट्राई कर लिया है, फिर भी एक बार मतलब बता देता हूँ कि जी क्लाउड गूगल क्लाउड कॉन्फ़िग करना है, कंप्यूट का जो जोन है उसको चेंज करना है US सेंट्रल 1A में, ठीक है। मैं इसे कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तुम लोग मत करना, मैंने बहुत बार ट्राई कर लिया है, मुझे ये याद भी है। तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। ऑथराइज कर देना, ठीक है। बैक आते हैं, अपने रीजन को सेट कर लेते हैं कि भाई मेरा जो रीजन है वो US सेंट्रल है, और जो उसका जोन है वो US सेंट्रल 1A है। जैसे मैंने थ्योरी में समझाया था, अगर थ्योरी नहीं समझा तो समझ लो अच्छे तरीके से। जैसे मैंने समझाया था थ्योरी में कि मान लो साउथ इंडिया है और साउथ इंडिया के अंदर 3 जोन है A B C, ठीक है। तो वैसे ही ये US सेंट्रल 1 है और US सेंट्रल 1 के अंदर बहुत सारे जोन्स होते हैं। तो ये कौन से जोन पर काम कर रहा है, US सेंट्रल A पर, ठीक है। अभी मैं अपना जोन भी सेट कर लेता हूँ। तो हमारा यहाँ पर जोन भी सेट हो गया है, ठीक है। थ्योरी को कॉन्सेप्ट्स को हमें समझते हुए चलना है। जोन सेट हो गया। इसके बाद देखो सेकंड टास्क हमारा क्या कह रहा है, क्रिएट मल्टीपल वेब सर्वर इंस्टेंसेस। मैंने तुम्हें बताया था, जब थ्योरी तुमने देखा होगा तो मैंने बताया होगा कि जब हमारा जो लोड बैलेंसर है, जब रिक्वेस्ट हम लोग करते हैं तो हमारा रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, मान लो कोई नॉर्मल यूजर है, ठीक है, उसने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट खोली, उस पर रिक्वेस्ट भेजा, तो उसका रिक्वेस्ट कहाँ जाता है, लोड बैलेंसर के पास, और लोड बैलेंसर से वो कहाँ जाता है, बैकएंड में जो सर्वर्स रखे होते हैं उनके पास। तो आपको वही सर्वर्स क्रिएट करने हैं, जो बैकएंड में जो सर्वर्स होते हैं ना, वेब सर्वर इंस्टेंसेस, उन्हीं को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है, ये वर्चुअल मशीन ही है। अगर आपने पहले के लैब्स कर रखे हैं तो आपको आइडिया होगा, ये बेसिकली वर्चुअल मशीन्स ही हैं जो आप क्रिएट करोगे। बट ये वर्चुअल मशीन इस समय क्या काम करेंगे, एज अ सर्वर वर्क करेंगे, रिक्वेस्ट को सॉल्व करने का काम करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे,
3 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट करेंगे, ठीक है। कौन से जोन में? यूएस सेंट्रल 1A के जोन में, ठीक है। तो उसके लिए ये हमारे पास जो भी कमांड है वो है, मैं एक बार समझा देता हूँ। अभी आप लोगों ने वर्चुअल मशीन्स क्रिएट किए होंगे स्टार्टिंग में, तो आपने इमेज वगैरह, इमेज प्रोजेक्ट वगैरह यूज किया होगा। तो जी क्लाउड में आप जाओगे, कंप्यूट दिखा भी देता होगा, थोड़ा सा दिखाऊं तो देखो, ये रहा जी क्लाउड। इसमें कंप्यूट में जाता हूँ, कंप्यूट में आपके पास, एक सेकेंड, वर्चुअल मशीन्स होते हैं, यहाँ पर आकर के तुम वर्चुअल मशीन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो। तो उसी चीज़ को इन्होंने, तुम चाहो तो कंसोल से भी कर सकते हो, जीयूआई बेस्ड भी कर सकते हो, और इसका यूज़ करके भी कर सकते हो। तो इन्होंने पहले से स्क्रिप्ट दे रखी है, तो तुम इसका यूज़ करो, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है, वो क्या है? इमेज दिख गया तुम्हें, डेबियन बेस्ड है, डेबियन क्लाउड प्रोजेक्ट का नाम दे दिया इन्होंने। जोन है तुम्हारा यूएस सेंट्रल 1A। सबका जोन देखो, इन तीनों का जोन सेम है, तीनों का जोन सेम होगा, यूएस सेंट्रल 1 है, तीनों सेम लोकेशन में है, ठीक है। यानी एक ही लोकेशन में बहुत 3 सर्वर्स हैं, ठीक है, ये समझना। अब इसको एक टैग दे दिया, नेटवर्क लोड बैलेंसर टैग। मतलब ये बस एक नाम होता है। अब इस टैग से क्या फायदा होता है? इसको भी टैग दिया नेटवर्क लोड बैलेंसर, इसको भी टैग दिया नेटवर्क लोड बैलेंसर, और इस थर्ड वाले को भी टैग दिया है नेटवर्क लोड बैलेंसर। इससे क्या फायदा होगा कि अगर मैं कोई भी एक रूल अप्लाई करूंगा या कोई भी चेंज करूंगा, और उसमें अगर इस टैग को यूज कर लूंगा, तो वो तीनों के लिए अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मान लो एक सेकेंड क्लास है, ठीक है, सेकेंड क्लास का स्टूडेंट है, या मान लो पूरी सेकेंड क्लास है, मैंने एक अनाउंसमेंट कर दी कि सेकेंड क्लास के बच्चों को डेयरी मिल्क दिया जाए। तो अब सेकेंड क्लास में जितने बच्चे होंगे उन सबको डेयरी मिल्क मिलेगा। यानी अब ये टैग्स भी एक तरीके से क्लास ही होता है, क्लास डिफाइन करता है। तो नेटवर्क लोड बैलेंसर टैग, नेटवर्क एलबी टैग के अंदर जितने भी वेब सर्वर्स हैं, सबको सबको वो रूल, जो भी रूल मैं अप्लाई करूंगा वो मिलेगा। लाइक जैसे मैं फायरवॉल रूल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। अभी देखो फायरवॉल रूल मैं बताता हूँ क्या होता है, अभी थोड़ा सा समझो पहले ऊपर वाले को। अभी मान लो मैंने फायरवॉल रूल क्रिएट किया, फायरवॉल रूल क्रिएट किया मैंने, ठीक है, इस नाम से क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। टारगेट मैंने सेट किया नेटवर्क लोड बैलेंसर टैग को। यानी अब ये जो फायरवॉल रूल है ये इन तीनों के लिए अप्लाई हो गया, क्योंकि इन तीनों में ही वो टैग है, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये जो चीज यूज हुई है, ये बेसिकली एक वेब सर्वर, जो हमारा अपाचे, nginx, ये सब आपने सुना होगा ना, उसके लिए यूज हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली एक जो HTML का पेज कह लो, उसे प्रिंट करने के लिए जो है, एको का मतलब प्रिंट होता है बेसिकली। अगर आपको स्क्रिप्टिंग वगैरह आती होगी तो थोड़ा सा आइडिया होगा। अब आते हैं फायरवॉल रूल्स के ऊपर। आपको फायरवॉल रूल क्रिएट करना है टू अलाउ एक्सटर्नल ट्रैफिक टू द वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस। इसका मतलब क्या है वो समझो। मैंने बताया था कि जब आप एक्सटर्नल लोड बैलेंसर यूज करते हो तो क्या होता है, थ्योरी में बता रखा है, आपका जो ट्रैफिक है वो कहाँ से आता है? इंटरनेट से आता है। अभी देखो आपके वर्चुअल मशीन कहाँ थे? सारे के सारे क्लाउड के अंदर थे। सारे के सारे कहाँ थे? सारे वर्चुअल मशीन कहाँ थे? क्लाउड के अंदर थे। क्लाउड के अंदर थे आपके सारे के सारे वर्चुअल मशीन्स, ठीक है। वर्चुअल मशीन, या फिर मान लो वर्चुअल मशीन नहीं बोलता हूँ, सर्वर बोलता हूँ। सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये तो क्लाउड के अंदर थे। अब मैं बोलता हूँ कि इन्हें एक्सपोज कर दो इंटरनेट पर, इंटरनेट पर एक्सपोज कर दो। यानी अब इंटरनेट से कोई अगर रिक्वेस्ट करता है तो वो इन सर्वर्स पर अपनी रिस्पॉन्स, अपने रिक्वेस्ट को भेज सकता है, ठीक है। तो इस इंटरनेट पर एक्सेस करवाने के लिए मुझे एक फायरवॉल रूल क्रिएट करना पड़ेगा। फायरवॉल रूल कि अगर मान लो पोर्ट 80 से कोई रिक्वेस्ट आती है, पोर्ट 80 से कोई रिक्वेस्ट आती है, और अगर वो रिक्वेस्ट टीसीपी प्रोटोकॉल या फिर मान लो यूडीपी प्रोटोकॉल का यूज कर रही है, पोर्ट रेंज उसका ये है, नेटवर्क टाइप उसका समथिंग 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 कुछ कुछ है, ठीक है। तो एक तरीके से रूल क्रिएट कर दिया मैंने, ठीक है। अगर ये उस रूल को मैच कर जाता है, रिक्वेस्ट जो आ रही है, जो यूजर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है, अगर वो इस रूल पर मैच कर जाता है तो उसे सर्वर पर उसकी रिक्वेस्ट चली जाएगी। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप लोग किसी बार वगैरह में जाते हो, ठीक है। तो वहां पर एक रूल लिखा हुआ रहता है कि 18 से प्लस के जो एज के बंदे होंगे सिर्फ वही आ सकते हैं, और 25 से कम एज के जो बंदे होंगे सिर्फ वही आ सकते हैं। तो आप लोग आओगे, फायरवॉल वहां पर मान लो बॉडीगार्ड जो खड़े रहते हैं वो हैं, तो वो मैच करेंगे कि आप इस पॉलिसी को कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं, इस रूल को कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं। तो अगर आप उसे कंप्लीट करोगे तो ठीक है, दे दूंगा मैं, ठीक है। इसमें आईपी रेंज भी आता है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं तो आपको थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा, आईपी रेंज से अच्छे से समझ जाओगे। देखो कैसे, मान लो जो आजकल जो न्यूड वेबसाइट्स है, जो पॉर्न वेबसाइट्स है, वो बेसिकली क्लोज्ड है इंडिया में, ठीक है। यानी जो पॉर्न वेबसाइट्स है उन्होंने क्या कर रखा है, इंडिया से आने वाले सारे आईपीज को ब्लॉक कर रखा है। तो उनका फायरवॉल चेक करता है, उनका फायरवॉल जो है वो अपने रूल में उनके कि इंडिया से आने वाली सारी आईपीज को ब्लॉक कर दो। तो उनका फायरवॉल चेक करता है कि क्या इंडिया की कोई आईपी रेंज आई है, तो यानी कि इस रिक्वेस्ट को यहीं पर ड्रॉप कर दो, उसे सर्वर के पास मत जाने दो। बट वो देखता है नहीं, इंडिया से रिक्वेस्ट नहीं है, ये आईपी जो है वो अमेरिका की, तो बोलता है ठीक है आगे भेज दो, ठीक है। ये सिनेरियो होता है बेसिकली हमारे फायरवॉल्स का। अभी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, रन द फॉलोइंग कमांड्स
to list your instances and see your IP addresses in the external IP column. अभी पहले मैं अपना जो भी ये वर्चुअल मशीन से इन्हें क्रिएट कर लेता हूँ, वेब सर्वर्स को क्रिएट कर लेता हूँ, देन मैं आगे का टास्क कंप्लीट करूंगा जल्दी जल्दी। टाइमिंग भी होती है हमारे पास। ये मेरा पहला सर्वर क्रिएट हो गया, सर्वर बोलता हूँ मैं, अच्छे से समझ आएगा आप लोगों को, थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम लोग नीचे के कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी तक यहाँ तक का क्लियर हो गया। रन द फॉलोइंग कमांड टू लिस्ट योर इंस्टेंसेस। देखो तुमने जो सर्वर क्रिएट किए थे वही इंस्टेंस होते हैं तुम्हारे, ठीक है। सर्वर क्रिएट किए हो, उनकी कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस तो होगी ना, इंटरनल आईपी एड्रेस भी होती है और एक्सटर्नल आईपी एड्रेस भी होती है। इंटरनल आईपी एड्रेस क्यों होती है? ताकि जब वो क्लाउड के अंदर है, तीनों सर्वर को आपस में बात करनी है या किसी रिसोर्स से बात करनी है, तो वो क्लाउड के अंदर है तो वो इंटरनल आईपी एड्रेस का यूज करेंगे, ठीक है। अगर उन्हें इंटरनेट पे बाहर कोई और नॉर्मल यूजर एक्सेस करना चाहता है या वो रिस्पांस भेजना चाहते हैं तो वो अपना एक्सटर्नल आईपी एड्रेस यूज करेंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जी क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस लिस्ट वगैरह, लिस्ट ये डालोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि कौन कौन से तुम्हारे इंस्टेंसेस हैं। तो इस टास्क को कंप्लीट कर लेते हैं। मेरी रिकॉर्डिंग भी आई थिंक रुकने वाली है, तो मुझे दोबारा उसे कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो पहला इंस्टेंस क्रिएट हो गया। देखो इंटरनल आईपी ये है, इससे वो आपस में बात कर सकते हैं सर्वर, और इससे बाहर के यूजर्स से बात कर सकते हैं। तो इसे अब हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, अभी हमारा दूसरा सर्वर बना, अभी हम अपना तीसरा सर्वर बनाते हैं। अभी बेसिकली आप लोग ये ट्राई करो कि आप लोग कितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को पकड़ सकते हो। सिर्फ लैब कंप्लीट करने के चक्कर में मत रहना, गुडीज लेने के चक्कर में मत रहना, क्योंकि गूगल अगर ये आप चीज़ों को प्रोवाइड कर रहा है तो वो इसलिए कि आप लोग इन चीज़ों को सीखो, समझो, ठीक है। दूसरा लोड बैलेंसर बन गया हमारा, सॉरी लोड बैलेंसर कह रहा हूँ, दूसरा सर्वर तैयार हो गया हमारा। और इन सर्वर्स पर रिक्वेस्ट आए उसको मैनेज करने के लिए हम लोड बैलेंसर्स को आगे क्रिएट करेंगे। ये तीसरा लोड बैलेंसर हमारा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हमें लोड बैलेंसर्स के लिए फायरवॉल रूल क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने फायरवॉल रूल आप लोगों को समझा दिया अभी कि क्या होता है, कैसे काम कर रहा होता है, ठीक है। अभी फायरवॉल रूल बना लेते हैं कि ये इंटरनेट से बेसिकली एक्सपोज हो जाए, इंटरनेट पर अब इंटरनेट से कोई बंदा इन तक रिक्वेस्ट भेज पाए, ठीक है। हो गया, अलाउ कर दिया TCP/80 वगैरह को, ठीक है। इंग्रेस मतलब आगे की तरफ जाएगा सारा रिक्वेस्ट जो भी आएगा। अभी हम अपना देख लेते हैं लिस्ट। आप लोग इन कमांड्स को ट्राई करना प्लीज़, मैंने इन्हें कर रखा है तो मैं बार बार नहीं टाइप करना चाहता और ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। कंप्यूट इंस्टेंसेस लिस्ट, यानी जितने भी अब सर्वर हमने बनाए थे, मैं सर्वर्स बोल रहा हूँ, उनको बोलते हैं इंस्टेंस ही हैं, बट यहाँ पर वो एज अ बैकएंड सर्वर वर्क कर रहे हैं इसलिए मैं उन्हें बैकएंड सर्वर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देखते हैं, हमारे पास उनकी लिस्ट आ जाएगी, जितने भी हैं उनके IP एड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। और कर्ल यानी कि मतलब समझो एक तरीके से पिंग करते हो ना तुम लोग, पिंग करेंगे तो अभी देखना कैसा होगा। देखो अभी देखना तुम लोगों को एक चीज़ धांसू सा दिखाता हूँ। अभी तुम लोग कर्ल डालते हो और तुम लोग IP एड्रेस डाल दो, मान लो अपने इस वाले VM की, तो पता चल जाएगा कि ये एक्टिव है या फिर नहीं है, ठीक है। डॉक टाइप HTML, मैंने बोला था ना ये चीज़ तुम्हें प्रिंट होगी HTML टैग वाला, तो जो भी चीज़ लिखी हुई है वो तुम्हारी यहाँ पर कंसोल में प्रिंट हो रही है। अगर तुम्हें ये देखना है तो ये देख लो, तुम्हें यहाँ दिख जाएगा, ये देखो लास्ट में लिखा हुआ है इन सब में, ठीक है। यानी वो हमारा एक्टिव है, इंस्टेंस हमारा काम कर रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं मल्टीपल वेब सर्वर हमारा क्रिएट हुआ या फिर नहीं हुआ। मल्टीपल वेब सर्वर क्रिएट हो चुका है। रिकॉर्डिंग को रोकनी होगी क्योंकि 15 मिनट तक रिकॉर्ड हो सकता था, फिर आगे कंटिन्यू करता। तो अभी हमने अपना वेब सर्वर वगैरह क्रिएट कर लिया। अब इसके आगे चलते कॉन्फ़िगर द लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग सर्विस को मैनेज करना है। अब देखो लोड बैलेंसर के लिए क्या होता है, मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ। वो जो लोड बैलेंसर होता है जिसे हमारे यूजर्स एक्सेस करते हैं, जो भी हमारा एक सेकेंड, जो भी हमारा लोड बैलेंसर होता है उसका कुछ ना कुछ एक IP होता है। उसके पास क्या होता है, एक IP एड्रेस होना चाहिए जिसे जो यूजर है वो पिंग कर सके और उसे एक्सेस कर सके, लोड बैलेंसर तक अपना रिक्वेस्ट को पहुंचा सके, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे लोड बैलेंसर के लिए हम IP क्रिएट करेंगे। देखो वही जो IPs होती है ना, ये बेसिकली कहाँ आती है, तुम्हारे फॉरवर्डिंग रूल्स की होती हैं। ये फॉरवर्डिंग रूल्स मैंने तुम्हें बताया था किसके अंदर होता है, किसका पार्ट होता है, ये लोड बैलेंसर का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। लोड बैलेंसर के अंदर ही होता है फॉरवर्डिंग रूल्स वगैरह, लोड बैलेंसर के अंदर होता है फॉरवर्डिंग रूल्स। और प्लस में एक चीज़ और तुम्हें मिलेगा देखने को, वो क्या मिलेगा, हेल्थ चेक।
ठीक है, याद रखना, इन दोनों को याद रखना कि तुम्हारे लोड बैलेंसर के अंदर बेसिकली क्या आते हैं, फॉरवर्डिंग रूल्स और हेल्थ चेक आते हैं। तो ये एज अ फ्रंट एंड वर्क कर रहा होता है फॉरवर्डिंग रूल्स, इसी के अंदर सारा का सारा तुम्हारा ये समझ लो कि आईपी एड्रेस वगैरह सब इसी का बनाते हो एक तरीके से। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हमारा आईपी एड्रेस क्रिएट करते हैं। तो जी क्लाउड कंप्यूट एड्रेसेस यानी वही आईपी एड्रेस क्रिएट करना है तुम्हें, और यहाँ नाम तुम कुछ भी दे दो, इसने नेटवर्क लोड बैलेंसर IP1 दे रखा है। और रीजन तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी रीजन तुमने पहले डिफाइन किया होगा वही, क्योंकि ये सारी चीजें सेम रीजन में होने वाली है, रीजन बेस्ड है ना सारा काम, तो सारी चीजें सेम रीजन में होने वाली है। तो अभी हम आते हैं, अपना कमांड पेस्ट किया मैंने, जी क्लाउड कंप्यूट एड्रेसेस क्रिएट, यानी अब क्या कर रहा है, एक आईपी एड्रेस क्रिएट हो रहा है मेरे उस एक्सटर्नल लोड बैलेंसर के लिए। ठीक है, अब लोड बैलेंसर का आईपी एड्रेस क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अभी हम देखेंगे, अभी उसे देखेंगे अभी देखो, अभी मैंने बोला था कि हेल्थ चेक, लेगेसी हेल्थ चेक होता है। मैंने एक चीज बताया था तुम्हें कि लेगेसी एचटीटीपी हेल्थ चेक, भले हम यूज करें या ना करें एचटीटीपी सर्विस वगैरह का, भले टीसीपी यूडीपी नेटवर्क लोड बैलेंसर ये होता है, बट हम लेगेसी एचटीटीपी हेल्थ चेक करते हैं, ताकि क्योंकि ये आसान होता है, इसकी मदद से हेल्थ चेकिंग करना वीएम्स की बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, इसीलिए हम लेगेसी एचटीटीपी हेल्थ चेक वगैरह का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हेल्थ चेक क्या करता है वो भी मैंने तुम्हें बता रखा है हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन में। ठीक है, तो अभी हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, अपना पेस्ट करता हूं, जी क्लाउड कंप्यूट एचटीटीपी हेल्थ चेक, इसी को क्रिएट करना है मुझे। ठीक है, तो क्रिएट किस नाम से, तो बेसिक चेक के नाम से, मैंने उसका नाम दे दिया बेसिक चेक, कुछ भी नाम दे सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी पेस्ट करो अपने तरीके से। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है टारगेट पूल का कॉन्सेप्ट, अब मैं तुम्हें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, टारगेट पूल का कॉन्सेप्ट देखो, जो हमारे बैकएंड्स होते हैं, अब आता है यहाँ पर काम बैकएंड्स को समझने का। जो हमारे बैकएंड्स होते हैं वो बेसिकली तुम्हें दो टाइप के दिखेंगे, बैकएंड सर्विसेज के नाम से दिखेगा एक तुम्हें, और एक तुम्हें दिखेगा टारगेट पूल के नाम से। ठीक है, इन दोनों के नाम से बेसिकली तुम्हें वो दोनों दिखाई देंगे। जो तुम्हारे सर्वर्स होते हैं, जो तुम्हारे बैकएंड में सर्वर्स लगे हुए रहते हैं, वो तुम्हें बेसिकली इन्हीं दोनों के नाम से दिखाई देंगे, या तो बैकएंड सर्विसेज का टाइप होगा या तो टारगेट पूल टाइप होगा। तो अभी मैं तुम्हें टारगेट पूल वाला बताता हूँ। टारगेट पूल जो होता है वो बेसिकली नेटवर्क लोड बैलेंसर के लिए यूज होता है, मैं बताऊंगा, दूसरा वाला भी बताऊंगा। अभी समझो टारगेट पूल, वो एचटीटीपी लोड बैलेंसर में आएगा। टारगेट पूल का मतलब क्या है, इसके अंदर कुछ वीएम्स होते हैं, मान लो जैसे सर्वर 1, सर्वर 2, सर्वर 3, और यही जो सर्वर्स होते हैं लोड को बैलेंस कर रहे होते हैं। बट बैकएंड सर्विस वाले में क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम एक टेम्पलेट क्रिएट कर देते हैं, टेम्पलेट क्रिएट कर देंगे एक वर्चुअल मशीन का, यानी वो जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन का या जो सर्वर जो है वो, उसके अंदर ये डेबियन इमेज यूज होगी, किस तरीके की कौन सी डेबियन इमेज यूज होगी, है ना, उसका रैम क्या है, उसमें सीपीयू कौन सा यूज हो रहा है, ये सारी चीजें एक टेम्पलेट में क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और वो जो सर्वर होता है, ये वाला जो सर्वर होता है, सॉरी, ये वाला जो बैकएंड होता है, ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होता है, ये स्मार्ट वाला होता है। ठीक है, स्मार्ट बैकएंड होता है, तो ये ऑटो स्केलिंग कर पाता है। ऑटो स्केलिंग मतलब मान लो इसे एक सर्वर की जरूरत थी तो सिर्फ एक सर्वर, इसे लग रहा रिक्वेस्ट बढ़ रही है तो दूसरा सर्वर, लग रहा और बढ़ रही है तो तीसरा सर्वर, लग रहा रिक्वेस्ट कम हो गई, चल हटा दे इस सर्वर को, लग रहा और रिक्वेस्ट कम हो गई, चल इसे भी हटा दे। तो ये अपने आप ऑटो स्केलिंग या फिर बढ़ाता घटाता कर पाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली तुम्हें एचटीटीपी लोड बैलेंसर में देखने को मिलेगा, और यहाँ नेटवर्क लोड बैलेंसर में हम टारगेट पूल यूज करते हैं, इसीलिए हमने 3 सर्वर्स क्रिएट किए हैं, और यही 3 सर्वर हमारे सारे सर्विस वगैरह को मैनेज कर रहे होंगे। ठीक है, टारगेट पूल के अंदर तो मल्टीपल सर्वर्स हम यहाँ पर भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और जो सर्वर हम यूज करेंगे सिर्फ उसी के लिए हमें पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना एक टारगेट पूल क्रिएट कर लेते हैं। टारगेट पूल क्रिएट करने के लिए ये रहा हमारा कमांड, आप लोग लिख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जी क्लाउड कंप्यूट टारगेट पूल्स क्रिएट www pool 1, ये हमारा टारगेट पूल है, इस नाम से टारगेट पूल क्रिएट किया, यानी एक ग्रुप क्रिएट किया है। ठीक है, इस नाम से। ठीक है, और एक हेल्थ चेक, यानी इसके अंदर आने वाले सारे सर्वर्स को कौन सा हेल्थ चेक चेक करेगा, बेसिक चेक वाला हेल्थ चेक, हमने ऊपर क्रिएट किया था ना हेल्थ चेक, ये रहा जी क्लाउड कंप्यूट एचटीटीपी हेल्थ चेक क्रिएट बेसिक चेक। तो बेसिक चेक के नाम से हमारा वो जो हेल्थ चेक है वो हमने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, इस टारगेट पूल के अंदर, यानी इस टारगेट पूल के अंदर आने वाले सारे सर्वर्स के अंदर, सारे सर्वर्स का एक बेसिक इसका हेल्थ चेक होगा, और वो हेल्थ चेक कौन सा हमारा, जो जिसका नाम है बेसिक चेक, उस हेल्थ चेक का हमने नाम क्या दिया, बेसिक चेक। तो ये वाली जो हमारी हेल्थ चेक करने वाली सर्विस है वो इन तीनों सर्वर्स की हेल्थ को चेक करेगी कंटिन्यूअसली। कोई डाउट आए तो प्लीज कमेंट में पूछना, मीट पर भी आ सकते हो आप लोग, मीट पर आकर के भी पूछ सकते हो मुझसे डाउट, कॉल वगैरह कैसे भी, जैसे आपको सही लगे। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं अपने आगे का, हमने अपना हेल्थ चेक वगैरह क्रिएट कर लिया। ठीक है,
अभी थोड़ा सा देखो ऊपर से जाएगा, वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो जो अभी हमने ये अपना टारगेट पूल क्रिएट किया है, इसके अंदर इन सर्वर्स को तो ऐड करना पड़ेगा ना। अभी इन सर्वर्स को ऐड किया नहीं था हमने, तो उन्हीं सर्वर्स को ऐड करने के लिए देखो जी क्लाउड कंप्यूट टारगेट पूल ऐड इंस्टेंसेस यानी ऐड सर्वर्स, किसमें, इस वाले पूल में, www पूल में तुम्हें इन सारे इंस्टेंसेस को ऐड करना है। देखो W1 W2 W3 यही हमने ऊपर क्रिएट किया था एज अ वेब सर्वर्स, ये रहे, इन्हें ही हमने क्रिएट किया था। अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो देखो www1 www2 यानी कि सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3, इन तीनों को ऐड कर दो टारगेट पूल वाले ग्रुप के अंदर, ठीक है, ऐड इंस्टेंसेस टू पूल, ठीक है। तो अब इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं। अभी हमारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, आई होप सो। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद इसे इतना इजी कर पाया हूँ, ठीक है। अभी हमारे सारे इंस्टेंस पूल में ऐड हो चुके हैं। इसके बाद क्या है, फॉरवर्डिंग रूल्स। देखो मैंने बताया था नेटवर्क लोड बैलेंसर हो तो उसके अंदर फॉरवर्डिंग रूल्स तो आएंगे ही ना। फॉरवर्डिंग रूल्स का मतलब क्या है, फॉरवर्डिंग रूल्स का मतलब ये समझो कि मुझे कौन से वीएम के ऊपर उसे ट्रांसफर करना है, ठीक है, कौन से वीएम के ऊपर उसे ट्रांसफर करना है, ये कौन बताता है, हमारा फॉरवर्डिंग रूल बताता है। मैंने बोला था ना कि नेटवर्क लोड बैलेंसर क्या करता है, लोड बैलेंसर आने वाले ट्रैफिक को बेसिकली बैलेंस करता है अलग अलग सर्वर्स के पास भेज करके। तो जो लोड बैलेंसर है उसका ये जो टाइप है ना, फॉरवर्डिंग रूल जो लोड बैलेंसर के अंदर आता है वही मैनेज करता है कि कौन से वर्चुअल मशीन के पास जाना चाहिए ट्रैफिक, ठीक है। तो उसके लिए हम जो हमारा फॉरवर्डिंग रूल है वो क्रिएट करते हैं। तो उसको समझना, आप फॉरवर्डिंग रूल्स दिखाता हूँ कैसे बना। तो ये हमारा कमांड है कि आपको फॉरवर्डिंग रूल एक क्रिएट कर देना है www रूल के नाम से, ठीक है। अब इसका मतलब समझो, रीजन यूएस सेंट्रल 1 से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती है पोर्ट 80 पर जो कि इस आईपी पर जाती है, हमने ऊपर आईपी क्रिएट किया था ना नेटवर्क लोड बैलेंसर का, अगर पोर्ट 80 पर कोई भी दोबारा बताता हूं, अगर रीजन यूएस सेंट्रल 1 में पोर्ट 80 पर कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे नेटवर्क लोड बैलेंसर पर ट्रांसफर कर देना है, और वो जो नेटवर्क लोड बैलेंसर है वो उसे कहां लेकर के जाएगा, टारगेट पूल पर भेजेगा। समझ रहे हो मतलब क्या, थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर करता हूं। इस रीजन में कोई रिक्वेस्ट आई है पोर्ट 80 पर और उसका आईपी एड्रेस है नेटवर्क लोड बैलेंसर वाले आईपी एड्रेस का जो हमने ऊपर क्रिएट करा था, तो उसे टारगेट पूल पर ट्रांसफर कर दो, बस इतना सा चीज है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हमने कितना अपना कर लिया। जी क्लाउड टारगेट पूल ऐड इंस्टेंसेस तक कर लिया था हमने, हमारे इंस्टेंसेस जो हैं वो सारे के सारे ऐड हो गए। अब हम फॉरवर्डिंग रूल लगाते हैं। फॉरवर्डिंग रूल एक बार और तुम्हें बता देता हूँ यहाँ पर क्या कहता है, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए हमें। फॉरवर्डिंग रूल यानी कि क्या, अगर रीजन यूएस सेंट्रल 1 से कोई बंदा रिक्वेस्ट भेज रहा है और वो रिक्वेस्ट अगर पोर्ट 80 पर आ रही है और अगर वो रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस पर जा रही है, लोड बैलेंसर के इस आईपी एड्रेस को फॉलो कर रही है, इस आईपी एड्रेस पर वो रिक्वेस्ट आई है, तो फिर उसे कहाँ भेज दो, उसे टारगेट पूल www पूल के अंदर भेज दो। ये मैंने रूल क्रिएट कर दिया, तो अब ये रूल फॉलो होगा, ठीक है। अब हम अपने लैब के प्रोसेस को चेक कर लेते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, 1 घंटे का लैब है तो 1 घंटे की वीडियो होना तो बनता है, 1 घंटे से ज़्यादा है क्योंकि थ्योरी भी एक्सप्लेन करना है। तो देखते हैं ये हमारा डन हो जाए। चेक करते हैं क्या ये हमारा डन हुआ, ठीक है। ये हमारा फॉरवर्डिंग रूल्स डन हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि हमने अपना लोड बैलेंसर सही तरीके से कॉन्फ़िगर किया या नहीं। हो गया हमारा लोड बैलेंसर कॉन्फ़िगर। सेंडिंग ट्रैफिक टू योर इंस्टेंस। अब देखो अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे सर्वर के ऊपर ट्रैफिक भेज करके देखेंगे कि क्या होता है। तो Now that load balancing server is configured, now start sending traffic to forwarding rule and watch the traffic dispersed. Okay. G Cloud Compute forwarding rule describe rule region use central one. अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा आईपी एड्रेस मैंने बोला था ना, नेटवर्क लोड बैलेंसर का एक आईपी एड्रेस होता है, तो उस आईपी एड्रेस को देख लेते हैं। तो देखो जब तुम रिक्वेस्ट भेजते हैं ना कोई यूजर, मान लो अमेरिका से मेरे पास कोई रिक्वेस्ट आई, तो वो जो रिक्वेस्ट है ना वो मेरे बेसिकली कहां पर आएगी, लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस पर ही आएगी। इस आईपी एड्रेस पर वो रिक्वेस्ट भेजता है, बेसिकली लोड बैलेंसर के इस आईपी एड्रेस पर रिक्वेस्ट भेजता है। इसे कॉपी कर लेता हूं। देखो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा, यहाँ पर टीसीपी प्रोटोकॉल यूज होगा। इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है, छोटी छोटी चीजों को। लोड बैलेंसिंग स्कीमा कौन सा है, एक्सटर्नल, आप लोगों को ये भी थ्योरी में समझा रखा है। नेटवर्क टायर कौन सा है, प्रीमियम है। ये सारी चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पोर्ट रेंज 8080 है, ठीक है। अब ये देखो वाइल डू कर्ल, ये बेसिकली कमांड होता है ये चेक करने के, वो ट्रैफिक भेजने के लिए, ठीक है।
बेसिकली। तो यहाँ पर हम लोग अपना ट्रैफिक भेजते हैं, ये रहा। आईपी एड्रेस डालना है यहाँ पर अपना, हम अपने लोड बैलेंसर का देखो आईपी एड्रेस भेजेंगे यहाँ पर। तो क्या होगा पता है, वाइल ट्रू कर्ल करने का मतलब मान लो कंटिन्यूअसली पिंग करना है इस आईपी एड्रेस को। कौन से आईपी एड्रेस को? लोड बैलेंसर के आईपी एड्रेस को। अब मतलब क्या होगा यहाँ पर समझना, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, कंटिन्यूअसली ट्रैफिक भेजूंगा इस आईपी एड्रेस के ऊपर। और देखो अभी ये जो ट्रैफिक है देखना तीनों सर्वर के ऊपर जाएगा। हमारे सर्वर्स का नाम क्या है? ww1 ww2 ww3 ऐसे है ना। देखो तीनों सर्वर के ऊपर डिस्पर्स होगा, देखना ध्यान दो। ww2 पर गया मेरा पहला रिक्वेस्ट, फिर ww1 पर गया, ww3 पर गया। अब यहाँ पर इसको मैनेज कर रहा है फॉरवर्डिंग रूट और लोड बैलेंसर। यहाँ पर देख रहा है कि किसके पास वो रिक्वेस्ट जा सकती है, तो तीनों इंस्टेंस के पास जा रही है। जो फ्री हो रहा है उसको भेज दे रहा है, जो फ्री हो रहा है उसको भेज दे रहा है। कंटिन्यूअसली भेजता जाएगा, भेजता जाएगा, भेजता जाएगा, भेजता जाएगा। देखो अब यानी कि मेरे रिक्वेस्ट जो है, इतने सारे रिक्वेस्ट आते हैं तो वो सारे के सारे हैंडल होते जाएंगे। अब कंट्रोल सी करके बैक आ जाते हैं, ठीक है। अभी हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है हमें, ठीक है। अब हम अपना HTTP लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली अभी मैं वीडियो को फिर से 15 मिनट हो गया तो वीडियो को रोकता हूँ, एंड क्योंकि मेरा जो रिकॉर्डर है वो सिर्फ 15 मिनट तक ही रिकॉर्ड कर पाता है, तो स्टॉप कर लेते हैं। तो अब हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं, आते हैं सेट अप नेटवर्क लोड बैलेंसर वाले पे। अभी हमने अपना ऊपर के टास्क सारे पूरे कर दिए हैं, अब हम करेंगे क्रिएट एन HTTP लोड बैलेंसर, ठीक है। HTTP लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। देखो अभी तक हमने जो भी किया वो सारा का सारा रीजन बेस्ड था, ठीक है। रीजन बेस्ड एक्सटर्नल लोड बैलेंसर का यूज कर रहे थे, थ्योरेटिकल पोर्शन में मैंने समझा रखा है। अब जो हमारा ट्रैफिक टाइप है वो HTTP है, ठीक है। तो अब हम लोग जो लोड बैलेंसर यूज करेंगे वो HTTP लोड बैलेंसर होगा, ठीक है। तो HTTP लोड बैलेंसर जो होता है वो बेसिकली ग्लोबल लोड बैलेंसर की तरह काम कर रहा होता है, इसमें ग्लोबल लोड बैलेंसर होता है, ठीक है। अभी आगे का हम देखते हैं। HTTP लोड बैलेंसर में बेसिकली जो हमारा ट्रैफिक आएगा वो HTTP टाइप का होगा, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं कि बेसिकली होगा क्या। अब आगे का कॉन्सेप्ट तुम्हें धीरे धीरे करके समझ आ जाएगा। द मैनेज इंस्टेंस ग्रुप प्रोवाइड VMs रनिंग द बैक एंड सर्वर्स HTTP लोड बैलेंसर फॉर दिस बैक एंड सर्वर्स देयर ऑन इट। वो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ से सुनो, देखो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, लोड अभी हमारा जो बैक एंड सर्वर जैसे हमने क्रिएट किया था उस रीजनल वाले में, ऊपर हमने यहाँ पर क्रिएट किया था क्रिएट मल्टीपल वेब सर्वर। इसमें हमें वैसा नहीं करना होता कि हम एक एक करके 3 अलग अलग सर्वर्स क्रिएट करें, नहीं। हम क्या करते हैं, जैसे कि मान लो स्कूल में स्कूल है, उसका कोई एक ड्रेस डिफाइन कर दिया कि ABC कोई स्कूल है, उसमें ये ड्रेस है, ब्लू शर्ट और ब्लू पैंट पहन करके आ रहा है, ठीक है। तो अब कोई भी नया बच्चा एडमिशन लेगा तो उसे ब्लू शर्ट ब्लू पैंट ही पहनाया जाएगा। उसी की तरीके से हमारे ये टेम्पलेट होता है, वहां पर ड्रेस डिफाइन होता है, यहाँ पर टेम्पलेट डिफाइन होता है। टेम्पलेट के अंदर सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन होता है वर्चुअल मशीन का। तो मैंने बोला कि एक वर्चुअल मशीन का ये सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन है, उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। नेटवर्क टाइप डिफॉल्ट, रीजन उसका US सेंट्रल 1 होगा, सबनेट जो भी डिफॉल्ट है, टैग अलाउ हेल्थ चेक ये टैग लग जाएगा उसके ऊपर, इमेज फैमिली डेबियन है, ठीक है। प्रोजेक्ट नेम ये होगा, ठीक है। तो अब जितने भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होंगे, जितने भी सर्वर हम क्रिएट करेंगे, उन सबकी कॉन्फ़िगरेशन यही होगी, ठीक है। तो ये हमने टेम्पलेट एक क्रिएट कर दिया है, ठीक है। तो एक ग्रुप के अंदर अब जितने भी वर्चुअल मशीन तुम क्रिएट करोगे उसमें अगर ये टेम्पलेट यूज करते हो तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यही बैठेगा, ठीक है। बस ये टेम्पलेट और कुछ भी नहीं था, बस इतना ही था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे आते हैं, क्रिएट अ मैनेज्ड इंस्टेंस ग्रुप। आप लोग क्या करते हो, एक ग्रुप क्रिएट करते हो, ठीक है। लोड बैलेंसर समझो सर्वर्स का आप एक ग्रुप्स क्रिएट करते हो। उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर तुम्हारे सर्वर्स होते हैं कि तुम्हें कितने सर्वर एट द स्टार्टिंग पॉइंट पर चाहिए मिनिमम, ठीक है। तो तुमने बोला कि एक G क्लाउड कंप्यूट इंस्टेंस ग्रुप क्रिएट करो, जिसका नाम रख दो लोड बैलेंसर बैकएंड ग्रुप, इसका नाम रख देना, ठीक है। और टेम्पलेट कौन सा यूज करना है तुम्हें, लोड LB लोड बैलेंसर बैकएंड टेम्पलेट। अब देखो इस टेम्पलेट का नाम क्या था वो ध्यान दो, टैग ढूंढो इसमें, टैग ये रहा, टैग ये रहा। और इस टेम्पलेट का नाम क्या था, सॉरी ये रहा टेम्पलेट, ये रहा लोड बैलेंसर बैकएंड टेम्पलेट, ये नाम है ना। अब इस टेम्पलेट का मैंने यूज किया है यहाँ पर, यानी साइज 2, यानी कि दो सर्वर यहाँ पर क्रिएट होंगे मेरे, बेसिकली 2 वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होंगे और जिनका कॉन्फ़िगरेशन पूरा का पूरा ये होगा, ठीक है, समझे। अब मान लो मैंने बोला कि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, एक और सर्वर चाहिए, यानी साइज 3 हो गया। तो वो जो साइज 3 में जो तीसरा सर्वर क्रिएट होगा उसका भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। 4th सर्वर आएगा तो उसका भी कॉन्फ़िगरेशन यही होगा। 6th सर्वर आएगा, 5th सर्वर आएगा तो भी उसका कॉन्फ़िगरेशन यही होने वाला है, ठीक है। और जोन वोन सारा यही सेट होगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक टेम्पलेट का होने का फायदा होता है कि आप ऑटो स्केलिंग बहुत आराम से कर सकते हो, वर्चुअल मशीन्स को बड़े आराम से क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल, ठीक है। क्लियर है ये चीज। इसके बाद आते हैं हम क्रिएट द फायरवॉल अलाउ हेल्थ चेक। अब ये क्या होता है, देखो अभी ऊपर हमने बहुत सारे फायरवॉल वगैरह क्रिएट किया था, ठीक है।
इंटरनेट से हमारा ट्रैफिक आ रहा होता था, उसमें इंटरनेट पे एक्सपोज करने के लिए। इसमें क्या है, हेल्थ चेक करवाने के लिए फायरवॉल रूल यहाँ पर मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हेल्थ चेक करवाने के लिए इन द सेंस क्या, कि गूगल के पास एक क्लाउड हेल्थ चेकिंग सिस्टम है, याद रखना, गूगल के पास इनबिल्ट क्लाउड हेल्थ चेकिंग सिस्टम है, यानी वो अपने इस आईपी रेंज और इस आईपी रेंज से कंटिन्यूअसली पिंग करता है, पिंग यानी कि पैकेट्स भेजता है, और देखता है कि जो वर्चुअल मशीन्स यानी जो सर्वर्स है वो उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं कि नहीं, एक गिवन थ्रेशोल्ड या टाइम के बेस पर। अगर कर रहे हैं तो बोलता है कि ठीक है ठीक है ठीक है, इनकी हेल्थ ठीक है, ये लोग सही है। अगर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं सही से तो बोलता है कि भाई ये वर्चुअल मशीन की हेल्थ खराब है, आपके पास नोटिफिकेशन वगैरह आ जाएगा, अलर्ट मैसेज आ जाएगा कि ये जो वर्चुअल मशीन है ये बिगड़ रहा है, ठीक है, कुछ करो इसके लिए, ठीक है, समझे। तो ये बेसिकली हम लोग वही फायरवॉल रूल क्रिएट करेंगे। तो जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल क्रिएट करना है इस नाम से, नेटवर्क वगैरह छोड़ो, एक्शन अलाउ, डायरेक्शन इनग्रेस आगे की तरफ बढ़ाना है। सोर्स रेंज यानी आईपी क्या होनी चाहिए, देखो मैंने पिछली बार बताया था ना फायरवॉल्स रूल में आईपी का बहुत बड़ा पंगा होता है, तो मैंने बोला कि इस आईपी से और इस आईपी से अगर पैकेट्स आते हैं, इस मतलब रिक्वेस्ट आता है, तभी उसे आगे भेजना, ये मेरा फायरवॉल का रूल है। और ये दोनों आईपीस किसकी हैं, गूगल हेल्थ चेकिंग सिस्टम की हैं, ठीक है। तो इनसे जब भी कोई पैकेट आएगा तो वो कैसा पैकेट होगा, हेल्थ चेक करने के लिए होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली आएंगे और चेक करेंगे कि जो वर्चुअल मशीन है वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं, पिंग कर रहे हैं कि नहीं, रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स दे पा रहे हैं या फिर नहीं, ठीक है। टारगेट क्या है, अलाउ हेल्थ चेक, यानी इसके अंदर वाले सारे के सारे ये जो टैग जहां जहां जो जो वर्चुअल मशीन्स में लगा होगा उन सब में, यानी जितने भी वर्चुअल मशीन्स क्रिएट होंगे उन सब पे ये वाला टैग होगा अलाउ हेल्थ चेक, क्योंकि इस टेम्पलेट के अंदर आ रहा है ये, तो वो सारे के सारे इस हेल्थ चेक के शिकार होंगे, यानी कि वो शिकार होंगे, यानी का मतलब कि चेक करेगा गूगल उनकी हेल्थ, ठीक है। ओके, नाउ मूव ऑन करते हैं। Now that the instance are up running, set up global static external IP address that customer are used to reach your load balancer। मैंने बताया था ना कि हर लोड बैलेंसर का एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस तो होगा ही, तो अब आप एक एक्सटर्नल आईपी एड्रेस क्रिएट करोगे, IPv4 कर लो, IPv6 कर लो, ग्लोबली एक्सेसिबल है ये देखना, ठीक है। सॉरी, ऊपर के कमांड्स भी डालने हैं, मैं उनको पहले डाल लेता हूँ, नहीं तो पता चले भाई नीचे का डल गया है ऊपर का हुआ ही नहीं। तो अभी पहले टेम्पलेट क्रिएट करना है, तो टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं हम अपना। तो अब इसको लिखने मत बैठ जाना, ये कमांड प्रैक्टिस करने का नहीं होता है, ये बेसिकली जब डेवलपमेंट की जाती है तो उस टाइम पे देखा जाता है, उस हिसाब से डाला जाता है। इसको लिखने मत बैठ जाना तुम लोग, कहीं बोलो इसकी भी प्रैक्टिस कर लूँ, नहीं, इतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसके बाद का अपना काम करते हैं, ये सारा मैंने समझा दिया है। मैनेज ग्रुप बना लेते हैं इंस्टेंसेस का हम अपना, साइज 2 है, बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। या हमारे नेटवर्क लोड बैलेंसर पर सॉरी नेटवर्क नहीं, HTTP लोड बैलेंसर क्रिएट कर लिया। फायरवॉल हेल्थ चेकअप रूल लगाना था वो लगा लेता हूँ, इसे होने देते हैं थोड़ा सा, तब तक आगे का भी कॉन्सेप्ट जो है उसे समझ लेते हैं। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को बैक करके देखना, सारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ और, मैंने अभी जो हेल्थ चेक क्रिएट किया वो तो बेसिकली क्या था, VMs का हेल्थ चेक क्रिएट कर रहा था, ठीक है। अभी देखते हैं बेसिकली, रुको थोड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, अब हम अपना यहाँ पर जो भी हमारा फायरवॉल रूल है, ये फायरवॉल रूल है, याद रखना ये रूल है, ये हेल्थ चेक अभी तुमने क्रिएट नहीं किया है, ये फायरवॉल रूल है सिर्फ, कि ये रूल है, अगर इस रूल को कोई क्लियर करता है तो ही वो आगे जा पाएगा, तभी ट्रैफिक आगे जा पाएगा। यानी अभी तुमने क्या किया, अपने बार पर एक बॉडीगार्ड को खड़ा कर दिया कि अब तू बॉडीगार्ड सुन, 18 साल से ऊपर के बंदों को अंदर आने दियो, ठीक है। अब वो बंदे आएंगे, बंदे आने के लिए अब मैं क्या करूंगा, ये हेल्थ चेकअप स्टार्ट करूंगा, ये हेल्थ चेक जो है इसे क्रिएट करूंगा, यही वो बंदे होते हैं जो घुसते हैं अंदर। हेल्थ चेक्स क्रिएट HTTP बेसिक, तो एक हेल्थ चेक क्रिएट कर दिया। अब ये क्या करेगा, गूगल का जो है हेल्थ चेक आईपी एड्रेस है उसका यूज करेगा और जाएगा लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर देखेगा कि फायरवॉल के रूल को ये कंप्लीट कर रहा है कि नहीं, फायरवॉल के रूल को ये कंप्लीट करेगा तो फिर ये आगे जा पाएगा, क्योंकि एक फायरवॉल रूल है HTTP हेल्थ चेकअप के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी चैलेंज लैब को क्लियर करने में, ठीक है। हेल्थ चेक तक हो गया। अब क्रिएट अ बैकएंड सर्विस, अब हम अपना बैकएंड सर्विस क्रिएट करेंगे। देखो इसमें क्या होता है,
मैंने बताया ना इसमें बैकएंड सर्विसेज होती है, मैंने बताया था दो तरीके का होता है, तो एक हमारा टारगेट पुल होता है, एक हमारा बैकएंड सर्विस होता है, ठीक है। तो इसमें बैकएंड सर्विस होता है, ये ऑटो स्केलिंग वगैरह सब कुछ कर सकता है। क्रिएट वेब बैकएंड सर्विस, इस नाम से हम बैकएंड सर्विस क्रिएट कर रहे हैं। प्रोटोकॉल यूज करेगा ये HTTP, पोर्ट नेम भी है HTTP। हेल्थ चेक सिस्टम कौन सा है, HTTP बेसिक चेक, यानी अब इसके अंदर जितने भी वर्चुअल मशीन्स आएंगे वो सारे के सारे HTTP बेसिक चेक वाले हेल्थ चेक सिस्टम का यूज करेंगे, ग्लोबली एक्सेसिबल है। एंटर कर लेते हैं। क्रिएट अ URL मैप टू राउट द इनकमिंग ट्रैफिक। अब देखो इन चीजों को मैं समझाता हूँ बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है। ये जो फाइनल तीन चीजें ना इनको समझ जाओ, बहुत सिंपल है। अभी ये हमारे क्रिएट हुआ HTTP बैकएंड वेब सर्विस, ठीक है, प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है। अभी हमारा जो बैकएंड है वो बेसिकली तैयार हो चुका है, ठीक है, वेब बैकएंड सर्विस आ चुका है, ठीक है। अब देखो क्रिएट अ टारगेट HTTP कहाँ पर है, क्रिएट अ URL मैप टू राउट द इनकमिंग रिक्वेस्ट टू द डिफॉल्ट बैकएंड सर्विस। अब हमें क्या करना है, अपने बैकएंड सर्विस तक रिक्वेस्ट को पहुंचाना है। देखो पहले क्या होता है, हमारे पास लोड बैलेंसर होता है, लोड बैलेंसर के अंदर हमारा फॉरवर्डिंग रूल होता है, ठीक है। ये फॉरवर्डिंग रूल क्या करता है, URL मैपिंग करता है। यानी मान लो कोई URL आया, मैंने बोला कि मेरे को भाई इमेज देखनी है, मेरे को इमेज देखनी है, इमेज देखनी है, ठीक है। तो बेसिकली पहले देखो फॉरवर्डिंग रूल है, ये क्या करेगा, HTTP प्रॉक्सी क्रिएट करेगा, किसके लिए, HTTP ट्रैफिक के लिए, कि HTTP ट्रैफिक आया, कहीं से भी आया, किसी भी पोर्ट से आया तो उसे आगे ट्रांसफर करो। तो फिर वहां पर आता है URL मैपिंग। URL मैपिंग मीन्स क्या, कि तुमने एक URL पर क्लिक किया है और वो URL क्या कहता है तुम्हें, कि तुम्हें इमेज चाहिए, इमेज चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास हमारा जो बैकएंड सर्विस है, समझना इस चीज को अच्छे से, जो बैकएंड सर्विस है इसके अंदर मान लो दो सर्वर है, सर्वर 1, ठीक है, और ये जो सर्वर 1 है इसके अंदर तुम्हारे एप्लीकेशंस के सारे इमेज हैं, इमेज रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जो सर्वर 2 है ये बेसिकली वीडियो से रिलेटेड रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए है। तो जैसे ही तुम्हारे पास एक URL मैपिंग होगी जिसमें इमेज को वो एक्सेस करने के लिए मांग रहा होगा, तो तुम्हारा लोड बैलेंसर जो है उसे कहाँ भेजेगा, उस बैकएंड सर्विस के पास पहुंचाएगा जिसका सर्वर जो है इमेज को प्रोसेस कर रहा होगा, ठीक है। यही तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक का तीनों कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इनको हम अपना कॉपी पेस्ट कर लेते हैं आराम से, मैंने सारा कॉन्सेप्ट आप लोग को समझा दिया है। अभी तुम लोग पढ़ते भी जाओगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। कंप्यूट URL मैप्स क्रिएट वेब मैप HTTP डिफॉल्ट सर्विस वेब बैकएंड सर्विस। बैकएंड सर्विस से कनेक्ट होने के लिए इसका यूज किया, उल्टा चल रहा है बस थोड़ा सा, ठीक है। अब URL मैप से कनेक्ट होना है तुम्हें, तो उसके लिए तुम्हें HTTP प्रॉक्सी होनी चाहिए, तो HTTP प्रॉक्सी, ठीक है। और अगर HTTP प्रॉक्सी तक पहुंचना है तो तुम कहां से आओगे, HTTP प्रॉक्सी तक कहां से पहुंच पाओगे, इस फॉरवर्डिंग रूल के मदद से। यानी कि तुम्हारा लोड बैलेंसर था, लोड बैलेंसर के अंदर ये वाला फॉरवर्डिंग रूल था, इस फॉरवर्डिंग रूल ने देखा कि अच्छा HTTP ट्रैफिक आया तो उसने HTTP प्रॉक्सी तक पहुंचा दिया। HTTP प्रॉक्सी ने देखा कि भाई इसमें तो एक URL यूज हो रहा है, तो ठीक है उसने URL तक पहुंचा दिया। URL मैप ने देखा कि मुझे भाई कैसा रिक्वेस्ट आया है, ऐसा रिक्वेस्ट आया जो वेब बैकएंड के इमेज वाले सर्वर तक जा रहा है, तो वो वेब बैकएंड के इमेज वाले सर्वर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लैब जो है लोड बैलेंसर का पूरा खत्म होता है, हमने पूरा कर दिया। चेक कर लेते हैं क्रिएट एन HTTP लोड बैलेंसर क्रिएट हुआ या नहीं। शायद मैंने कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, देख लेता हूँ मैं एक बार। चेक माई प्रोग्रेस, क्रिएट एन HTTP लोड बैलेंसर। ये थोड़ा सा टाइम लेगा मे बी, सॉरी कुछ आई थिंक मिस्टेक हो गई। कुड नॉट कंप्यूट फॉरवर्डिंग रूल्स HTTP कंटेंट रूल IPv4 द प्रोजेक्ट। मैं एक बार और फिर से इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। क्रिएट हेल्थ चेक, हेल्थ बेसिक चेक पे देखते हैं हमारा। हाँ हमने अपना ऐड नहीं किया था आई थिंक बैकएंड सर्विसेज से सारे हमारे उसको, ये हमारा एक कमांड छूट रहा है यहाँ पर, मैं इसे डाल देता हूँ। शायद अगर ये ले लेनी तो आप लोग सही से सीरीज वाइज डालना, बातों बातों में आई थिंक मुझसे छूट गया कि जो भी आपके बैकएंड के जो इंस्टेंसेज होने तो आप ऐड करोगे ना उसके अंदर बैकएंड सर्विस के अंदर, तभी तो वो काउंट होंगे। तो ये उसी का कमांड था।
ऐड योर इंस्टेंसेस ग्रुप एज द बैकएंड सर्विस। तो जो मैनेज ग्रुप हमने बनाया था उसको हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, लोड बैलेंसर बैकएंड ग्रुप को, ठीक है। अब हम अपना ये फॉरवर्डिंग रूल डालते हैं, तो अब हमारा फॉरवर्डिंग हो पाएगा। ओके 4 was not found, IPv4 was not found, यानी पहले मुझे मेरा ची क्लाउड कंप्यूटर क्रिएट IPv4 IPv4 IP वर्जन IPv4 हम लोग देख लेते हैं हमारा ये क्रिएट हुआ या नहीं। बेसिकली आप लोग उन कमांड्स को सही तरीके से करना, मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है शायद कहीं पर, तो उसकी वजह से शायद ये नहीं हो रहा। समझाते वक्त फ्लो में पता नहीं चला मैंने कब कौन सा कमांड एंटर करा, थोड़ा सा शायद आगे पीछे हो गया हो, तो उसकी वजह से शायद इशू आ रहा है। वेल फिर भी मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद हो जाए। बाकी आपको जितना कॉन्सेप्ट समझाना था वो मैंने आपको समझा दिया, आई थिंक क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब शायद हो जाएगा, अब चेक करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा, एक बार मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश नहीं करता हूँ, इसे ही रिफ्रेश करना पड़ेगा। अभी देखते हैं क्या होता है। बेसिकली 15 मिनट होने वाले हैं, अभी 95% ये क्रिएट हो चुका है, आगे का भी हो जाएगा, ये 95 हो गया ना, अभी 100 भी हो जाएगा, मेरे को पता है थोड़ा सा लेट हो रहा है। वेल अब शायद यहाँ पर रिकॉर्डिंग हमारी रुक जाएगी। वेल देखते हैं, शायद आगे हो सके रिकॉर्ड, अगर तो मैं ट्राई करता हूँ। 45 आउट ऑफ 50 हो चुका है, बाकी का भी ये जो प्रोग्रेस है तुरंत हो जाएगा। शायद लास्ट का कोई कमांड अगर छूट भी रहा हो तो मैं देख लेता हूँ एक बार। चेक माई प्रोग्रेस फॉर HTTP लोड बैलेंसर। बेसिकली ये थोड़ी देर में अपने आप ही अभी हो जाएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ है बेसिकली। बट फिर भी एक बार करके देख लेता हूँ, मैं इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ, शायद ये लोड ले ले और रीड करवा दे उसे, और अगर अच्छे से रिकॉर्ड हो पाता है तो और अच्छी बात है। मैंने बेसिकली अपनी तरफ से सारी चीज़ें कर दी हैं, हो गया, ठीक है। तो देखा तुमने, हो गया, थोड़ा सा टाइम लेगा तो ज़्यादा घबराना मत, ठीक है। अच्छा शायद वो ऊपर का था। टास्क नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है लोड बैलेंसिंग का, और टास्क नंबर 5 हमारा रह रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसे एक बार और। मैंने कर तो दिया है कंप्लीट, शायद हो सकता है कुछ इशू हो या फिर ये मेरा नेट वगैरह का इशू हो सकता है, बाकी ये कंप्लीट हो चुका है, कोई और नहीं है। बाकी आप लोगों को मैंने पूरा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था और प्रैक्टिकल पोर्शन था वो दोनों समझा दिया है, ठीक है। बाकी आप लोग ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो फिर भी एक बार कमेंट करना, अगर इशू आएगा तो लास्ट में इसे सॉल्व करके दोबारा वीडियो डाल दी जाएगी। थैंक यू गाइस।